दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो बहुत संभव है कि इस समय आपके फ्रिज में कोई ऐसा खाद्य पदार्थ रखा हो जिसे आप जीवन भर स्वास्थ्य के लिए अमृत मानते रहें। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वही चीज आपके सोते समय चुपचाप आपके मस्तिष्क दिमाग पर खतरा मंडरा रही हो सकती है। सीने में दर्द जैसा कोई पूर्व संकेत नहीं होता और न ही कोई चेतावनी का संकेत मिलता है। बस किसी सुबह जब आप उठते हैं तो हो सकता है कि आप हकलाने लगे, आपका हाथ न उठे या आपके कदम लड़खड़ाने लगे। मैं डॉ अर्जुन मेहता हूं, जो भारत और अमेरिका में 30 से अधिक वर्षों से हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा हूं। अपने करियर के दौरान मैंने ऐसे अनगिनत मरीज देखे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका कारण सिगरेट या फास्ट फूड नहीं है, बल्कि बाहर से बिल्कुल हानिरहित दिखने वाली सब्जियां हैं। हां, कुछ सब्जियां बढ़ती उम्र के शरीर में खतरनाक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं, खासकर जब उन्हें गलत समय पर खाया जाए या रोजाना ली जाने वाली दवाओं के साथ खाया जाए तो यह खतरा और बढ़ जाता है। हम अक्सर सीखते हैं कि सब्जियां और पौधे स्वास्थ्य की कुंजी हैं और लगभग दवा की तरह काम करते हैं। लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी है जिसका जिक्र बहुत कम होता है। वह यह है कि बुजुर्गों के लिए कुछ सब्जियां दोधारी तलवार साबित हो सकती हैं। वे ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क में रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकती हैं, खून के थक्के ब्लड क्लॉट बना सकती हैं या अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी आम सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो चुपचाप आपके दिमाग पर असर डाल सकती है, और साथ ही मैं आपको एक समझदारी भरी डाइट का तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पसंदीदा भोजन का सुरक्षित रूप से आनंद ले सके बिना उन्हें खतरे में बदले। विशेष रूप से अंत में बताई जाने वाली सब्जी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे ज्यादातर बुजुर्ग हर हफ्ते खाते हैं और शायद वही सबसे खतरनाक हो सकती है। और मैं विस्तार से बताऊंगा कि हर सब्जी को सही और स्वस्थ तरीके से कैसे खाना चाहिए। विशेष रूप से स्ट्रोक, लकवा पैदा करने वाले जोखिम को खत्म करने के तरीकों के बारे में। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल घर बैठे सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप कोई भी व्यावहारिक स्वास्थ्य सलाह न चूकें। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी उपयोगी है तो कृपया कमेंट में संख्या 2 लिखें, और अगर आप अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हैं तो संख्या 0 लिखें ताकि आप अगली बार मुझे और सुधार करने में मदद कर सके। अब आइए पहली सब्जी के बारे में एक साथ जानते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, हमारे रोजमर्रा के खाने में शामिल सब्जियों में एक ऐसा छिपा हुआ अपराधी है जो धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं, नसों को सख्त कर देता है और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है पालक। जीवन भर हमने हमेशा यही सुना है, स्वस्थ रहने के लिए आपको खूब सब्जियां खानी चाहिए, और उनमें से पालक और भी अच्छा है क्योंकि ये आयरन और विटामिन से भरपूर होता है। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो यह हानिरहित दिखने वाली सब्जी एक मूक जोखिम कारक बन सकती है जो मस्तिष्क और हृदय के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। पालक में ऑक्सालेट नामक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। आमतौर पर यह कोई बड़ा खतरा नहीं होता है, लेकिन जब इसे कैल्शियम या हाई डोज विटामिन डी सप्लीमेंट, जो लगभग 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए लेते हैं, के साथ खाया जाता है तो ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर छोटे क्रिस्टल बना सकते हैं। जब ये क्रिस्टल रक्त वाहिकाओं में जमा हो जाते हैं तो समय के साथ रक्त वाहिकाएं अपनी लोच खो देती हैं, ठीक पानी के पाइप की तरह जिसमें काई जम गई हो। नतीजतन रक्त वाहिकाएं ठीक से सिकुड़ और फैल नहीं पाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। एक 70 वर्षीय मरीज थे जिनसे मैं मुंबई में मिला था। वे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए रोजाना कैल्शियम और विटामिन डी ले रहे थे, और साथ ही उनका मानना था कि सब्जियां हर मर्ज की दवा हैं, इसलिए वे लगभग
हर दिन पालक की सब्जी या उबला हुआ पालक खाते थे। नतीजतन कुछ वर्षों के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर और वेस्कुलर स्क्लेरोसिस उनकी उम्र स्क्लेरोसिस की सब्जियां के अन्य लोगों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मरीज अस्वस्थ जीवन जी रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि जितनी अधिक सब्जियां खाएं उतना अच्छा है कि विश्वास के कारण उन्होंने भोजन के संयोजन को नजरअंदाज कर दिया था। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने आहार से पालक को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं है। समस्या सब्जी में नहीं बल्कि इसे खाने के तरीके में है। अगर आप पालक को उबलते पानी में उबालकर उस पानी को फेंक दें तो ऑक्सालेट की मात्रा काफी कम हो जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक ही समय पर हाई डोज कैल्शियम या विटामिन डी के साथ न खाएं। कुछ घंटों का अंतर रखकर इसे उचित मात्रा में खाना ही सबसे अच्छा है। इस तरह आप पोषण संबंधी लाभों को बनाए रख सकते हैं और अपनी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने के जोखिम से बच सकते हैं। दूसरी सब्जी जिसे सुपरफूड के रूप में सराहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि जब मस्तिष्क और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य की बात आती है तो यह सब्जी दोधारी तलवार हो सकती है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है ब्रोकली। कई लोगों का मानना है कि यह कुरकुरी और मीठी हरी सब्जी कैंसर को रोकने और एंटी एजिंग के लिए अच्छी है। हालांकि 60 वर्ष की आयु के बाद विशेष रूप से खून पतला करने वाली दवाएं लेने वालों के लिए ब्रोकली एक दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकती है। ब्रोकली विटामिन के से भरपूर होती है। आमतौर पर विटामिन के रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है जो चोट लगने पर लंबे समय तक खून बहने से रोकने में मदद करता है। हालांकि अगर आप वारफारिन जैसी खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो विटामिन के एक बहुत ही संवेदनशील कारक बन जाता है। बहुत अधिक ब्रोकली खाने से खून गाढ़ा हो सकता है जिससे खून के थक्के आसानी से बन सकते हैं और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसके विपरीत अगर आप अचानक ब्रोकली खाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो आपका खून बहुत पतला हो सकता है जिससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मुझे बेंगलुरु में रहने वाले एक 68 वर्षीय मरीज की याद है। हार्ट स्टेंट प्रक्रिया के बाद वे इलाज करा रहे थे और हर दिन खून पतला करने वाली दवा ले रहे थे, लेकिन उनके खाने की आदतें अनियमित थीं। किसी हफ्ते वे लगातार 3 या 4 बार ब्रोकली खाते थे और किसी हफ्ते वे इसे बिल्कुल नहीं खाते थे। नतीजतन उनका ब्लड क्लॉटिंग लेवल लगातार ऊपर नीचे होता रहा। कभी यह बहुत अधिक होता था, कभी बहुत कम। एक बार तो उनके खून का स्तर इतना अनियंत्रित हो गया कि उन्हें लगभग इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा। यह दवा की समस्या के कारण नहीं बल्कि खाने की अनियमित आदतों के कारण हुआ था। इसका उपाय वास्तव में बहुत सरल है। ब्रोकली पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है और इसे बहुत अधिक खाने की भी जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात स्थिरता बनाए रखना है। अगर आप हर हफ्ते ब्रोकली खाते हैं तो आपको उस पैटर्न को लगातार बनाए रखना चाहिए और इसे इस तरह से नहीं बदलना चाहिए कि किसी हफ्ते बहुत अधिक और किसी हफ्ते बहुत कम खाएं। और यह मत भूलिए कि आपके आहार में कोई भी बदलाव हो, खासकर यदि आप खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। तीसरी सब्जी सलाद वाली सब्जी है, लेट्यूस सलाद पत्ता। हमने हमेशा सोचा है कि लेट्यूस का सलाद पेट को आराम देता है और हृदय के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या यह विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि रात में लेट्यूस का सलाद खाने से वास्तव में रात के दौरान आपका खून चिपचिपा हो सकता है। हालांकि वास्तव में ऐसा अक्सर होता है। कई लोग इसके कुरकुरे और ठंडे स्वाद के लिए सलाद में लेट्यूस मिलाना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि इसे रोटी के स्थान पर खाने से अच्छी नींद आती है, वजन कम होता है और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए भी यह अच्छा है। लेकिन एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि इस सब्जी में हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव होता है। खासकर यदि आप इसे रात को सोने से पहले खाते हैं तो आपका शरीर अधिक पानी बाहर निकालता है। नतीजतन रात के दौरान
शरीर के डिहाइड्रेशन की स्थिति में जाने की संभावना अधिक होती है। जब पानी की कमी होती है तो खून चिपचिपा हो जाता है और रक्त वाहिकाओं से बहना मुश्किल हो जाता है, जिससे खून के थक्के बनने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। मेरे एक 72 वर्षीय बुजुर्ग मरीज थे जो अकेले रहते थे, इसीलिए वे हमेशा रात के खाने में लेट्यूस सलाद की एक प्लेट खाते थे। उनका मानना था कि इस तरह से खाना सुविधाजनक और स्वस्थ है, लेकिन समय के साथ उन्हें बार बार रात में पेशाब आने लगा और उन्होंने शिकायत की कि जब वे सुबह उठते थे तो उन्हें चक्कर आता था और शरीर भारी लगता था। टेस्ट के नतीजों से पता चला कि उनके खून का गाढ़ापन बढ़ गया था और उन्हें स्ट्रोक का खतरा था। हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति न तो सिगरेट पीता था और न तो ही बहुत अधिक शराब पीता था। इसका कारण वह हानिरहित दिखने वाली आदत थी। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको लेट्यूस को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है। समस्या इसे खाने के समय में है। अगर आप इसे दोपहर के भोजन या शाम के समय जल्दी खाते हैं तो शरीर के पास मेटाबॉलिज्म और पानी की भरपाई के लिए पर्याप्त समय होता है, इसलिए यह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। हालांकि देर रात के खाने के विकल्प के रूप में इसे खाने से पूरी तरह बचना चाहिए, और यह तब और भी खतरनाक हो जाता है जब इसे सोने से पहले शराब के कुछ पैक के साथ लिया जाए। मैं जो बात जोर देकर कहना चाहता हूं वह यह है, जिसे हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं वह वास्तव में केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही सही हो सकता है। लेट्यूस को सही समय पर खाने से शरीर हल्का महसूस करता है और रक्त वाहिकाएं सुचारू रूप से काम करती हैं। लेकिन अगर इसे गलत समय पर खाया जाए तो यह आपके सोते समय स्ट्रोक को बढ़ावा देने वाला सहायक बन सकता है। चौथी सब्जी है कच्ची गाजर। यह सोचना आसान है कि कुरकुरी और मीठी गाजर आप जितनी चाहें खा सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह रात में ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण हो सकती है। यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने 60 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों में कई बार ऐसे मामले देखे हैं। कच्ची गाजर में प्राकृतिक शर्करा की मात्रा अधिक होती है। अगर आप इसे रात में विशेषकर सोने से पहले खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद ब्लड शुगर फिर से तेजी से गिर जाता है। इस समय शरीर इसे एक आपात स्थिति के रूप में पहचानता है और बचाव का संकेत भेजने के लिए तुरंत एड्रेनालाइन या कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। नतीजतन दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके सोते समय स्ट्रोक का खतरा चुपचाप आ जाता है। मैंने एक 67 वर्षीय मरीज का इलाज किया था। उन्हें देर रात टीवी देखते हुए स्नैक के रूप में कच्ची गाजर खाने की आदत थी। उन्होंने इसका आनंद यह सोचकर लिया कि यह स्वस्थ है। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें आधी रात को दिल की धड़कन तेज होने, ठंडा पसीना आने और बार बार नींद खुलने की समस्या होने लगी। परीक्षणों से पता चला कि रात के दौरान उनका ब्लड प्रेशर और हृदय गति अनियमित रूप से बदल रही थी। यह सोने से पहले कच्ची गाजर खाने की आदत का सीधा परिणाम था। तो इसका उपाय क्या है? गाजर को पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं है। वास्तव में गाजर भरपूर फाइबर और विटामिन के साथ पोषण का एक बेहतरीन स्रोत है। बस आपको इसे सही तरीके से खाना है। अगर आप गाजर को पकाकर खाते हैं तो चीनी के अवशोषण की दर धीमी हो जाती है और इसे खाने का सबसे अच्छा समय दिन का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिन के दौरान शरीर पर्याप्त ऊर्जा खर्च कर सकता है। इस तरह आप रात के दौरान ब्लड शुगर ट्रैप में फंसे बिना गाजर के लाभों का आनंद ले सकता है। वास्तव में सभी स्वस्थ खाद्य पदार्थ हर समय और सभी परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं होते हैं। सुबह खाई जाने वाली गाजर ऊर्जा की भरपाई करती है, लेकिन रात में कच्ची खाने पर यह आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डाल सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस 5वें खाद्य पदार्थ के बारे में बताना चाहता हूं वह है लहसुन।
यह थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन लहसुन हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला है। हालांकि लहसुन एक ऐसी अचूक दवा हो सकती है जो आपकी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करती है, और यह जीवन को खतरे में डालने वाली दोधारी तलवार भी हो सकती है। यह सिर्फ डराने वाली बात लग सकती है, लेकिन मैंने वास्तव में ऐसे कई मरीजों को देखा है जिन्हें लहसुन खाने की गलत आदतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लहसुन में एलिसिन नामक एक विशेष तत्व होता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक रक्त पतला करने वाला एजेंट है। आमतौर पर यह खून के थक्कों को रोकने और हृदय की रक्षा करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप वारफारिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो यह संयोजन और भी खतरनाक हो जाता है। आपका खून बहुत अधिक पतला हो सकता है, जिससे मस्तिष्क या पाचन तंत्र की रक्त वाहिकाओं में रक्तस्राव हो सकता है, जिससे ब्रेन हेमरेज या पेट में रक्तस्राव हो सकता है, जो समय पर पता न चलने पर घातक हो सकता है। मेरे एक 70 वर्षीय मरीज का दृढ़ विश्वास था कि रोजाना कच्चा लहसुन खाने से उनका खून साफ होगा और हृदय रोग से बचाव होगा। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वे कोरोनरी स्टेंट प्रक्रिया के बाद खून पतला करने वाली दवा ले रहे थे। एक दिन उन्हें अचानक पेट में तेज दर्द हुआ और वे अस्पताल आए और टेस्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गंभीर रक्तस्राव पाया गया। सौभाग्य से इसका समय पर पता चल गया और उनकी जान बच गई, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वे अपनी जान गंवा सकते थे। दुखद बात यह है कि उनका मानना था कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद को मौत के कगार पर धकेल रहे थे। तो उपाय क्या है? लहसुन को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लहसुन निस्संदेह एक मूल्यवान सामग्री है। लेकिन जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि आपको इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर के साथ एक छोटी सी बातचीत आपको खतरनाक जटिलताओं से बचा सकती है। छठा खाद्य पदार्थ है प्याज। क्या आप जानते हैं कि लगभग हर रसोई में पाया जाने वाला प्याज आपके हृदय प्रणाली की रक्षा करते हुए एक ही समय में रात के दौरान खून के थक्के जमने का खतरा भी पैदा कर सकता है? यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कई बुजुर्ग लोग पूरी तरह अनजान हैं। प्याज में क्वेरसेटिन नामक एक प्राकृतिक तत्व होता है। इसमें ब्लड प्रेशर को कम करने वाले गुण होते हैं, जो इसे हाई ब्लड प्रेशर वाले कई बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन क्या होता है अगर रात के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत अधिक गिर जाए? शरीर तुरंत रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए रक्त वाहिकाओं को तेजी से सिकोड़ता है, और यही अचानक संकुचन खून के थक्के बनने के लिए परिस्थितियां बनाता है। यही कारण है कि कई लोग सोते समय चुपचाप स्ट्रोक के खतरे का सामना करते हैं। मेरी मां भी पहले अमेरिका में प्याज बहुत पसंद करती थी, विशेष रूप से वे यह मानते हुए देर शाम को कच्चा प्याज खाती थी कि यह खून को साफ करता है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को रोकता है। लेकिन मेरी मां अक्सर कहा करती थी, जब मैं रात में बाथरूम जाने के लिए उठती हूं तो मुझे चक्कर आता है, और एक बार तो मुझे इतने चक्कर आए कि मैं लगभग गिर ही गई थी। परीक्षण के परिणामों से पता चला कि मेरी मां का रात का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था, और उसके बाद उनके शरीर ने पलटाव में रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ लिया, जिससे गंभीर उतार चढ़ाव दिखा। नतीजतन खून के थक्के का खतरा काफी बढ़ गया था। तो क्या हमें प्याज खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? उत्तर है नहीं। प्याज अभी भी एक मूल्यवान भोजन है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना जरूरी है। इसे दोपहर के भोजन या दोपहर के समय खाना बेहतर है, जब शरीर अभी भी सक्रिय है, और रात में बहुत अधिक खाने से बचना चाहिए।
खासकर यदि आपको पहले से ही हृदय रोग है या आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो ये और भी सच है। आइए 7वीं सब्जी की ओर बढ़ते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सी सब्जी है? यह है मक्का भुट्टा। क्या यह विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि मक्का, जो बाहर से स्वस्थ, मीठा और जाना पहचाना लगता है, वास्तव में मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं पर ऐसा दबाव डाल सकता है जैसे लगातार किसी रबर बैंड को खींचकर छोड़ दिया जा रहा हो। लेकिन यही वह सच्चाई है जिसके बारे में मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं। मक्के में वास्तव में बहुत अधिक स्टार्च होता है, लगभग सफेद चावल के समान। जब आप इसे खाते हैं, विशेष रूप से शाम को, तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर गिर जाता है। ब्लड शुगर में यह बार बार होने वाला उतार चढ़ाव रक्त वाहिकाओं की दीवारों को असामान्य रूप से फैलाता और सिकोड़ता है, जिससे उस प्रक्रिया में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जैसे रक्त वाहिकाओं के अंदर छोटी छोटी दरारें आ गई हों। समय के साथ ये दरारें मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को अस्थिर कर देती हैं और ट्रांजिशनल इस्केमिक अटैक का खतरा बढ़ा देती हैं, जो वास्तविक स्ट्रोक होने से पहले एक प्रकार का छोटा चेतावनी संकेत है। कई लोग आमतौर पर जो गलती करते हैं वह है मक्के को एक पौष्टिक सब्जी समझना और इसे खाने की मेज पर साइड डिश सब्जी की तरह शामिल करना। लेकिन वास्तव में मक्का कोई सब्जी नहीं है, बल्कि चावल की तरह ही एक कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए यदि आप मक्का खाते हैं तो आपको इसे अपना मुख्य स्टार्च मानना चाहिए और चावल या रोटी कम खानी चाहिए। इसे अतिरिक्त सब्जी की तरह नहीं खाना चाहिए। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वो यह है कि जोखिम मक्के में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर इसे कम मात्रा में खाया जाए और सही तरीके से विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो मक्का अभी भी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे एक डाइट वाली सब्जी समझते हैं और जितना चाहें उतना खाते हैं, तो आप अनजाने में अपनी रक्त वाहिकाओं से इसकी कीमत चुका रहे हैं। तो मैं अब जिस 8वीं सब्जी के बारे में बात करने जाते हैं तो आप रहा हूं, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने कभी सुना है? शतावरी एस्पैरागस को सब्जियों का राजा कहा जाता है। यह स्वादिष्ट और शानदार होने के साथ साथ हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। यह सच है, लेकिन केवल आधा सच। क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो अगर आप शतावरी को गलत समय पर खाते हैं तो यह रात में मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करने में मदद करने वाले एक सहायक में बदल सकती है। यह सुनने में थोड़ा अपरिचित लग सकता है, लेकिन मैंने वास्तव में बुजुर्ग मरीजों में ऐसे कई मामले देखे हैं। शतावरी में प्राकृतिक रूप से मूत्रवर्धक प्रभाव होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसे शाम को खाते हैं तो आपको रात में बार बार पेशाब आएगा। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो आपके शरीर से पानी निकल जाता है, और जब रात में पानी की कमी हो जाती है तो आपका खून चिपचिपा हो जाता है और इसका प्रवाह धीमा हो जाता है। यह खून के थक्के बनने के लिए एक आदर्श स्थिति है। यदि वह थक्का मस्तिष्क तक जाता है तो यह एक ही पल में लकवा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अगर आप हर शाम ढेर सारी शतावरी खाते हैं तो आपको रात में 3-4 बार बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ेगा और अगली सुबह आप चक्कर और थकान महसूस करेंगे, और यह ठीक उसी समय से मेल खाता है जब स्ट्रोक सबसे अधिक होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको शतावरी को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय शतावरी एक उत्कृष्ट पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है जो सही तरीके से खाए जाने पर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। यहां कुंजी समय है। इसे सुबह या दोपहर के भोजन के दौरान खाएं और खोए हुए पानी की भरपाई के लिए पर्याप्त पानी पिएं। ऐसा करने से आप जोखिमों से बचते हुए शतावरी के लाभों का पूरा आनंद ले सकते हैं। देखा आपने, शतावरी जैसी मूल्यवान सब्जी भी अगर गलत तरीके से खाई जाए
तो दो धारी तलवार हो सकती है। और अब मैं आपको आखिरी सब्जी की ओर ले जाना चाहता हूं। यह शायद एक ऐसी सब्जी है जिसे भारत के लगभग हर घर में हफ्ते में कई बार खाया जाता है। यह है टमाटर। लेकिन एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि टमाटर और उससे संबंधित सब्जियां खतरनाक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं, जिन्हें स्ट्रोक के लक्षणों के रूप में गलत समझा जा सकता है। क्या आप उत्सुक नहीं है? हां, भारत के लगभग हर घर के फ्रिज में टमाटर होता है। सुबह एक गिलास टमाटर का रस पीना, दोपहर में सलाद खाना और रात को करी या ग्रिल्ड व्यंजनों में टमाटर के कुछ टुकड़े डालना आम है। टमाटर और बैंगन, मिर्च और आलू जैसे नाइटशेड परिवार के पौधों को लंबे समय से स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता रहा है। लेकिन मैं आज आपको जो ईमानदारी से बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप इन जानी पहचानी सब्जियों को गलत तरीके से खाते हैं तो आपका शरीर ठीक स्ट्रोक जैसी स्थिति में जा सकता है। यह सुनने में चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका मैंने वास्तव में अपने क्लिनिक में कई बार सामना किया है। टमाटर और नाइटशेड परिवार की सब्जियों में हिस्टामाइन, टायरामाइन और सोलनिन जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं। ये युवा लोगों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उन बुजुर्गों के लिए जिनकी रक्त वाहिकाओं की लोच कम हो गई है, ये तत्व रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का कारण बन सकते हैं। नतीजतन सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द और यहां तक कि हकलाने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें आसानी से वास्तविक स्ट्रोक समझ लिया जाता है। मैंने पुणे में रहने वाले 72 वर्षीय श्री शर्मा का इलाज किया था, जिन्हें अचानक हकलाने और चक्कर आने के कारण यह सोचकर जल्दबाजी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था कि उनके मस्तिष्क की रक्त वाहिका अवरुद्ध हो गई है। लेकिन परीक्षण के परिणामों से पता चला कि इसका कारण देर रात टमाटर के सलाद के 2 कटोरे और उसके बाद फ्रेंच फ्राइज तले हुए आलू खाना था। इसका मतलब यह नहीं है कि टमाटर या आलू को अपने आहार से पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत वे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और आहार फाइबर प्रदान करने वाले पोषण के मूल्यवान स्रोत भी हैं। समस्या सिर्फ इन्हें खाने के तरीके में है। रहस्य यह है कि इन्हें पकाकर और कम मात्रा में खाया जाए और एक ही बार में बहुत ज्यादा न खाया जाए। विशेष रूप से देर रात में जब शरीर अधिक संवेदनशील हो जाता है तो आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, दोपहर के भोजन के लिए एक कटोरा टमाटर का सूप खाना बहुत अच्छा है, लेकिन रात 10 बजे कच्चा टमाटर का सलाद से भरी प्लेट खाना खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य के दुश्मन हमेशा अपरिचित जगहों पर नहीं होते हैं। कभी कभी वे उन खाद्य पदार्थों में छिपे होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं और खाते हैं। उन्हें खाने का सही तरीका जानना ही आपके मस्तिष्क, हृदय और आपके जीवन काल की रक्षा करने की असली कुंजी है। दोस्तों, अगर आपने इसे अब तक देखा है तो मैं ईमानदारी से आपको उन बहुत करीबी खाद्य पदार्थों के बारे में और बताना चाहूंगा जो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद हम में से कई लोग पारंपरिक खाद्य पदार्थों के आदी हो जाते हैं। तीखा अचार, अंदर तक गर्माहट देने वाली शराब का एक पैग और मूल्यवान अश्वगंधा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये खाद्य पदार्थ जो इतने लंबे समय से हमारे साथ हैं, अगर गलत तरीके से खाए जाएं तो गुप्त रूप से स्ट्रोक और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि मैंने अनगिनत बुजुर्ग मरीजों का इलाज करते हुए स्पष्ट रूप से की है। आइए अचार और विभिन्न किण्वित खाद्य पदार्थों से शुरुआत करें। दोस्तों, जब भारतीय भोजन की बात आती है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वह है अचार। यह लगभग हर घर की खाने की मेज पर एक प्रतीक की तरह मौजूद होता है, लेकिन एक ऐसा तथ्य है जिस पर लगभग किसी का ध्यान नहीं जाता है। अचार की एक छोटी सी कटोरी में ही नमक की भारी मात्रा होती है। नमक अधिक स्पष्ट रूप से सोडियम जब शरीर में प्रवेश करता है तो यह पानी को रोक कर रखता है और रक्त वाहिकाओं के अंदर दबाव बढ़ाता है।
यदि यह स्थिति बनी रहती है तो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर हर दिन भारी दबाव पड़ता है, जिससे अंततः हाई ब्लड प्रेशर होता है। और हाई ब्लड प्रेशर बुजुर्गों में स्ट्रोक और हृदय रोग का सबसे डरावना खामोश अपराधी है। कुछ अध्ययनों का कहना है कि किण्वन प्रक्रिया से लाभकारी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और सब्जियों से एंटीऑक्सीडेंट के कारण अचार स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह सच है, लेकिन यह लाभ अत्यधिक नमक की मात्रा के कारण छिप सकता है। दुनिया भर के हृदय रोग विशेषज्ञों ने बार बार एक स्वर्ण नियम पर जोर दिया है: आपके द्वारा रोजाना खाए जाने वाले नमक की मात्रा को कम करें। सिर्फ नमक को आधा कम करने से भी हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अचार पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि अचार सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि एक संस्कृति और बचपन की यादों का हिस्सा है। समस्या इस बात में है कि हम इसे कैसे खाते हैं। कम सोडियम वाला अचार चुनना या बस अपने सेवन को कम करना और इसे ताजी सब्जियों या फलों के साथ संतुलित करना जरूरी है। कम नमक वाला भोजन आपको आपके जाने पहचाने स्वाद से वंचित नहीं करता है। इसके बजाय यह आपके दिल, रक्त वाहिकाओं और लंबी उम्र के लिए एक मूल्यवान उपहार हो सकता है। अगला है अश्वगंधा। प्राचीन काल से लेकर आज तक अश्वगंधा को हम भारतीयों के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए एक खजाने के रूप में माना जाता रहा है, और यह शरीर को पोषण देने वाले एक मूल्यवान उपहार के रूप में स्थापित हो गया है। पुरानी कहानियों में और रोजमर्रा की जिंदगी में अश्वगंधा को एक रहस्यमय जड़ी बूटी माना जाता रहा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह ऊर्जा को बढ़ाता है, थकान दूर करता है, याददाश्त में सुधार करता है और यहां तक कि उम्र भी बढ़ाता है। आज भी कई बुजुर्ग स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए अश्वगंधा का काढ़ा पीते हैं या इसका पाउडर खाते हैं। वास्तव में अश्वगंधा में कई लाभकारी बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं जो रक्त परिसंचरण में सुधार करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मानसिक तनाव को दूर करते हैं। लेकिन इन लाभों के पीछे एक कम ज्ञात लेकिन संभावित खतरनाक तथ्य छिपा है। वह यह है कि अश्वगंधा पश्चिमी दवाओं, विशेष रूप से खून पतला करने वाली दवाओं के साथ गुप्त और खतरनाक इंटरेक्शन पैदा कर सकता है। डॉक्टरों ने बताया है कि खून पतला करने वाली दवाओं के साथ अश्वगंधा लेने पर दवाओं का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे खून आसानी से थक्के में बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट लगाया गया है, या जिन्हें स्ट्रोक का खतरा है और वे खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, अगर वे मनमर्जी से अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो खून के थक्के बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वास्तव में मैं एक बुजुर्ग से मिला जो हार्ट सर्जरी के बाद लगातार खून पतला करने वाली दवा ले रहे थे, लेकिन परिचितों की सलाह पर कि अश्वगंधा खाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, उन्होंने हर दिन अश्वगंधा लेना शुरू कर दिया। नतीजतन उनका ब्लड क्लॉटिंग लेवल असामान्य रूप से बदल गया और अनजाने में वे गंभीर जटिलताओं के जोखिम को बढ़ा रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अश्वगंधा से पूरी तरह बचना चाहिए। जरूरी बात यह है कि इसका सेवन सही तरीके से किया जाए। यदि आप हृदय रोग का इलाज करा रहे हैं या खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, तो इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अश्वगंधा एक मूल्यवान उपहार हो सकता है, लेकिन यह अपनी वास्तविक प्रभावकारिता तभी दिखाता है जब इसका उपयोग सही व्यक्ति द्वारा सही खुराक में और सही समय पर किया जाता है। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और इस पारंपरिक जड़ी बूटी के मूल्य का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। आइए तीसरे खाद्य पदार्थ पर चलते हैं। दोस्तों, अगर अचार भारतीय भोजन की आत्मा है, तो विभिन्न प्रकार की चटनी, मसाले और सॉस स्वाद की आत्मा है। खाने की मेज की कल्पना करें, बिना मसालेदार अचार या बिना चटपटी चटनी के। यह
निश्चित रूप से फीका और बेस्वाद होगा। लेकिन ये परिचित मसाले जो हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हैं, वास्तव में हमारे दैनिक आहार में नमक का सबसे बड़ा स्रोत है, बिना हमारे एहसास के। समस्या यह है कि हमारे पारंपरिक मसालों और सॉस में नमक की मात्रा शरीर की आवश्यकता से कहीं अधिक है। जब नमक रक्त में प्रवेश करता है तो यह शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जिसके कारण हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और रक्त वाहिकाओं के अंदर दबाव बढ़ जाता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो रक्त वाहिकाओं की दीवारें आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो अंततः स्ट्रोक या दिल के दौरे का मार्ग प्रशस्त करता है। हृदय रोग विशेषज्ञों ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि अनुशंसित मात्रा से थोड़ा सा अधिक नमक खाने से भी हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा स्पष्ट रूप से बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि हम इसे धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। कई मरीजों ने मुझे बताया कि शुरुआत में फीका खाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनकी स्वाद कलिकाएं इसकी आदी हो गईं और उन्होंने स्वीकार किया कि हल्का स्वाद वास्तव में अधिक स्वादिष्ट लगता है। बाजार में मिलने वाले कम नमक वाले मसालों को चुनें या घर पर मसाले बनाते समय उन्हें पानी से पतला करें और स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन, जड़ी बूटियां और मिर्च मिलाएं, ताकि आपको अधिक नमक डालने की आवश्यकता न पड़े। वास्तव में अपने दैनिक नमक के सेवन को आधा करने से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे कम नमक खाने की आदत डालना सबसे अच्छी अदृश्य दवा है जो आप हर दिन पारिवारिक भोजन के माध्यम से खुद को दे सकते हैं। शराब जैसे विस्की या रम या बियर के बारे में सोचते ही कई अधेड़ उम्र के पुरुषों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इसे खाने के बाद या दोस्तों के साथ मुलाकातों के दौरान एक करीबी दोस्त मानते हैं। बातचीत के लिए एक पैग शराब या अच्छी नींद के लिए एक गिलास बियर पहली नजर में यह हानिरहित लगता है और इसके बजाय बुढ़ापे की एक छोटी सी खुशी जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग है। शराब और बियर चाहे मात्रा बड़ी हो या छोटी, सीधे मस्तिष्क और हृदय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। पीने से ब्लड प्रेशर अनियमित रूप से बदल सकता है और दिल की धड़कन अस्थिर हो सकती है। उन बुजुर्गों के लिए जिनकी रक्त वाहिकाओं की लोच पहले ही कम हो चुकी है, ये उतार चढ़ाव हर रोज आने वाले एक छोटे तूफान की तरह हैं जो उनके स्वास्थ्य को खोखला कर देते हैं। विशेष रूप से जो बात अधिक खतरनाक है वह यह है कि शराब और बियर दवाओं, विशेष रूप से खून पतला करने वाली दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। एक मरीज ने मुझे बताया, डॉक्टर मैंने अच्छी नींद के लिए बस थोड़ी सी पी थी, लेकिन उसी थोड़ी सी शराब ने खून पतला करने वाली दवा के नियंत्रण को नष्ट कर दिया, खून को बहुत अधिक पतला कर दिया और ब्रेन हेमरेज के खतरे को बढ़ा दिया। बस कुछ छोटे पैग भी ब्रेन हेमरेज के जोखिम को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पर बिना शर्त प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, लेकिन चिकित्सा सलाह स्पष्ट है, आपको इसे कम से कम करना चाहिए और यदि आप वास्तव में पीना चाहते हैं तो आपको केवल सुरक्षित सीमा के भीतर ही पीना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप विशेष उपचार की दवाएं ले रहे हैं तो आपको कभी नहीं पीना चाहिए और आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। याद रखें, दोस्तों से मिलने की खुशी शराब के गिलास में नहीं बल्कि बातचीत, हंसी और जुड़ाव में भी भरपूर पाई जा सकती है। आपका स्वास्थ्य और लंबी उम्र सबसे कीमती प्याला है जिसे कोई भी शराब बदल नहीं सकती। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह भारतीयों का रोजमर्रा का खाना या पेय है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा हानि रहित होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे कैसे खाते हैं। नमक कम करना, अश्वगंधा से सावधान रहना, मसालों को नियंत्रित करना और शराब को सीमित करना, यह आपके दिल, मस्तिष्क
और आपकी उम्र की रक्षा के लिए सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है। दोस्तों, अब तक मेरी चेतावनियों को सुनने के बाद और उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के बाद जो हानि रहित दिखते हैं, लेकिन वास्तव में आपके दिल और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप शायद सोच रहे होंगे तो मैं अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मन की शांति के साथ कैसे खा सकता हूं और बिना हर दिन खाने की मेज पर अपनी खुशी खोए। यही वह सवाल है जिसके कारण मैं आपको एक विशेष उपहार देना चाहता हूं। ये 4 स्मार्ट खाने की आदतें हैं जिन्हें 40 वर्ष की आयु के बाद कोई भी अपना सकता है। ये कोई सख्त डाइट नहीं है और न ही पालन करने में मुश्किल कोई प्रतिबंध है। ये एक सरल लेकिन बहुत व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जिससे आप जीवन के स्वाद का आनंद ले सकते हैं और साथ ही अपने हृदय, रक्त वाहिकाओं और जीवन काल की रक्षा कर सकते हैं। पहला रहस्य दिन के समय के अनुसार तैयार की गई एक स्मार्ट डाइनिंग टेबल है। भोजन को अपने शरीर की जैविक घड़ी के रूप में कल्पना करें। दिन के हर समय शरीर को अलग ईंधन की आवश्यकता होती है। सुबह और दोपहर में आपको काम करने, हिलने, डुलने, चलने फिरने या दोस्तों के साथ बातचीत करने जैसी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस समय भरपूर और संतुलित आहार आवश्यक है। ब्राउन राइस, शकरकंद और साबुत अनाज जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिकता दें। ये लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा प्रदान करते हैं और ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि और गिरावट को रोककर इसे स्थिर करते हैं। यदि आप इसमें लीन मीट मछली और पनीर या टोफू जैसे स्वस्थ प्रोटीन शामिल करते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपका दिमाग साफ होगा। और फाइबर से भरपूर सब्जियों को न भूलें। फाइबर एक द्वारपाल के रूप में काम करता है जो ब्लड शुगर को धीरे धीरे अवशोषित होने देता है, जिससे भोजन के बाद अचानक होने वाली थकान को रोका जा सकता है। लेकिन जब शाम होती है तो दिन खत्म हो जाता है और पेट को भी आराम की जरूरत होती है। यह धीमी गति का समय है। एक आदर्श रात का खाना दिन के खाने की तुलना में हल्का होना चाहिए, मात्रा कम होनी चाहिए और विशेष रूप से रात में ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए नमक कम होना चाहिए। विशेष रूप से बचने वाली चीजें हैं अचार जैसी चीजें, शतावरी जैसी मूत्रवर्धक सब्जियां और तेजी से अवशोषित होने वाले शर्करा वाले खाद्य पदार्थ जैसे सफेद चावल, केक और कार्बोनेटेड पेय। इस तरह के खाद्य पदार्थ रात के दौरान आपके शरीर से पानी छीन सकते हैं, आपके दिल को अधिक मेहनत करने पर मजबूर कर सकते हैं या आपके ब्लड शुगर में तेजी से उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं। इसके विपरीत एक हल्का रात का खाना अच्छी नींद में मदद करता है और रात भर ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है, जिससे हृदय और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं पर भार कम होता है। दूसरा रहस्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि आपको भोजन और दवा के बीच परस्पर प्रभाव के मानचित्र को जरूर समझना चाहिए। यह जीवन और मृत्यु जितना महत्वपूर्ण ज्ञान है, विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिन्हें रोजाना दवाएं लेनी पड़ती हैं। कई कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड प्रेशर की दवाएं रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों से टकरा सकती हैं। अगर आप इसे ठीक से नहीं समझते हैं तो जिस भोजन को आप पौष्टिक मानते हैं वह उपचार प्रभाव को कम कर सकता है या एक बाधा बन सकता है जो खतरनाक जटिलताओं का कारण बन सकता है। एक प्रमुख उदाहरण वारफारिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ये दवा लेते हैं तो उन्हें पालक, ब्रोकली और केल जैसी विटामिन के युक्त सब्जियों से पूरी तरह बचना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समस्या इस बात में नहीं है कि खाना है या नहीं, बल्कि स्थिरता में है। यदि आप आज बहुत अधिक खाते हैं और कल बिल्कुल नहीं खाते हैं
तो आपके खून के थक्के का स्तर अनियमित रूप से बदल जाएगा, जिससे खून के थक्के और रक्तस्राव दोनों का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए सुनहरा नियम यह है कि लगातार एक निश्चित मात्रा में सेवन किया जाए, अपने आहार को स्थिर रखा जाए और डॉक्टर के निर्देशानुसार नियमित जांच करवाई जाए, ताकि आपके ब्लड क्लॉटिंग लेवल की जांच हो सके। एक और उदाहरण, यदि आप एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल जैसी खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं और साथ ही अत्यधिक मात्रा में कच्चा लहसुन या लहसुन की खुराक खाते हैं, तो खून बहुत अधिक पतला हो सकता है, जिससे पेट में रक्तस्राव या यहां तक कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं चुपचाप और बिना किसी पूर्व चेतावनी के होती हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अपने खान पान को अपने नुस्खे का हिस्सा समझें। अपना आहार बदलने या नए सप्लीमेंट या हर्बल दवाएं जोड़ने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बस इस मानचित्र को ठीक से समझने से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक दवा प्रभावी ढंग से काम करे, हर भोजन स्वास्थ्य का साथी बने और कभी भी किसी खतरनाक दुश्मन में न बदले। तीसरा रहस्य जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, वह है पानी और नमक की घड़ी। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कारक है जो सीधे हमारे जीवन काल और हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक पीना हमेशा अच्छा नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सही समय पर और सही तरीके से पीना है। दिन के दौरान जब आप चलते फिरते हैं और सक्रिय होते हैं, तो आप पसीने और सांस के माध्यम से पानी खो देते हैं। इसलिए आपको रक्त परिसंचरण को सुचारू बनाने और रक्त प्रवाह में मदद करने के लिए नियमित रूप से पानी की भरपाई करनी चाहिए। हालांकि शाम को विशेष रूप से सोने से पहले एक छोटे कप से केवल अपना गला गीला करना सबसे अच्छा है, ताकि रात भर डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। यदि आप इस समय बहुत अधिक पानी पीते हैं, तो रात में बार बार पेशाब आने से नींद में खलल पड़ेगा और आपके दिल और गुर्दे पर अधिक काम का बोझ पड़ेगा। नमक के मामले में तो और भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यह एक खामोश हत्यारा है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी अचार, दाल, सब्जी की ग्रेवी और विभिन्न चटपटी चटनियों के नमकीन स्वाद के आदी हैं, लेकिन उस स्वाद के पीछे बहुत सारा नमक छिपा होता है। जब बहुत अधिक नमक शरीर में प्रवेश करता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाओं की दीवारें एक गुब्बारे की तरह फैल जाती हैं, जिसे बहुत अधिक फुलाया गया हो। समय के साथ वे अपनी लोच खो देती हैं और आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे अंततः सेरेब्रोवास्कुलर बीमारियां होती हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को शामिल करते हुए एक बड़े अध्ययन से पता चला है कि रोजाना नमक का सेवन आधा करने से भी हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा 20-30% तक कम हो जाता है। अच्छी बात यह है कि मानव की स्वाद कलिकाएं अनुकूलनीय होती है। यदि आप आज से थोड़ा कम नमक खाना शुरू करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी जीभ उस स्वाद की अभ्यस्त हो जाएगी और आप कम नमक के साथ भी भोजन को स्वादिष्ट महसूस कर सकेंगे। कम नमक वाला अचार चुनें, कम सूप और कम मसालेदार चटनी का उपयोग करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपकी रक्त वाहिकाएं धन्यवाद कहेंगी और आपका दिल अधिक मजबूत और स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि आप ही अपने पहले डॉक्टर हैं। कोई भी आपके शरीर को आपके जितना नहीं जानता है, और लगातार निगरानी करने की आदत ही खतरनाक होने से पहले असामान्यताओं का जल्द पता लगाने की कुंजी है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापने से शुरुआत करें। आपको दिन में कम से कम 2 बार अपना ब्लड प्रेशर मापना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। व्यायाम करने या खाना खाने के तुरंत बाद इसे न मापें, बल्कि थोड़ी देर बैठकर आराम करने के बाद इसे मापना बेहतर है। एक छोटा सा टिप है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अपना
ब्लड प्रेशर बैठकर मापने के बाद खड़े हो जाएं और 1 से 3 मिनट बाद इसे फिर से मापें। अगर ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिरता है तो यह ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, जो एक खतरनाक स्थिति है जिससे चक्कर आ सकते हैं, गिरने का डर रहता है और यहां तक कि स्ट्रोक भी हो सकता है। जो लोग वारफारिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने ब्लड क्लॉटिंग लेवल की जांच जरूर करवानी चाहिए। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अपने आहार में हुए बदलावों को रिकॉर्ड करना है। विशेष रूप से यदि आप विटामिन के वाली बहुत सारी सब्जियां खाते हैं तो अपने आहार में बदलाव को एक नोटबुक में लिख लेना यह सुनिश्चित करता है कि दवाएं अधिकतम प्रभावशीलता के साथ काम करें और आपकी रक्त वाहिकाओं को थक्कों से बचाएं। जिन लोगों को मधुमेह है, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे सिर्फ दवा पर निर्भर न रहें, बल्कि अपना खुद का एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने खाने का समय बदलें और भोजन से पहले और बाद में अपने ब्लड शुगर को रिकॉर्ड करें। फिर आप जानेंगे कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है और आप अपने लिए सबसे उपयुक्त खाने की आदतें पा सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य एक मजबूत ढाल बन जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, आपके जीवन काल को बढ़ाते हैं और आपको अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने में मदद करते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप अपने शरीर का निरीक्षण करना और उसे सुनना सीख जाते हैं तो आपने पहले ही खुद को सबसे मूल्यवान उपहार दे दिया है। वह है आपके स्वास्थ्य पर आपका नियंत्रण। मुझे विश्वास है कि यदि आप 40 वर्ष की आयु के बाद इन 4 स्मार्ट खाने की आदतों के रहस्यों का पालन करते हैं तो आपका भोजन केवल आपके पेट को भरने के लिए नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसी दवा बन जाएगा जो आपके दिल और मस्तिष्क को पुनर्जीवित करेगा और आपकी जीवन शक्ति की रक्षा करेगा। ऐसा करके आप लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन का आनंद लेंगे। हम पहले ही एक लंबी यात्रा एक साथ तय कर चुके हैं। हमने रोजमर्रा की खाने की मेज पर मौजूद सब्जियों से लेकर पारंपरिक भारतीय भोजन और जड़ी बूटियों तक हर चीज को कवर किया है। अब मैं जिस एक बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है, रहस्य किसी भी चीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने या बिना शर्त अनुमति देने में नहीं है, बल्कि संयमित भोजन सही समय और सही स्थिति में है। संतुलन ही आपके दिल की रक्षा करने, रक्त परिसंचरण को सुचारू बनाने और आपके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि अचार, लहसुन या दोस्तों के साथ शराब के एक गर्मजोशी भरे पैक को पूरी तरह से छोड़ दें। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपको अपने शरीर को समझना चाहिए, इसके प्रभाव को जानना चाहिए जब आप इसका सेवन करते हैं, और इसे समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए ताकि भोजन एक ऐसी दवा बन जाए जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना कि एक अदृश्य दुश्मन, यह पहले ही वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। जो लोग संयम से खाते हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं वे लंबा जीवन जीते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता भी काफी बेहतर होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से आप अपने आप से पूछें, मैं ये बदलाव कैसे शुरू करूंगा अपने परिवार के साथ अधिक स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए। अगर मेरी कहानी मददगार रही हो तो कृपया कमेंट में एक छोटा संदेश छोड़ें या बस अपने विचार साझा करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया ही मुझे आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करते रहने में सक्षम बनाती है जो सच्चा, वैज्ञानिक और आपके दैनिक जीवन से निकटता से जुड़ा है।